अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पे। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे अफेक्ट करते हैं। अगर जस्ट क्विक रिकैप करते हैं अपनी लास्ट वीडियो को, उसमें हमने क्या बात करी थी? लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात करी थी कि सप्लाई किस वजह से अफेक्ट करती है, और वो वजह क्या थी? वो थी प्राइस फैक्टर, कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही थी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो रही थी। ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में डिटेल में। मगर उस वीडियो में हमने एक बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। मतलब कि सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है प्राइस के अलावा। मगर उस लॉ को पढ़ते हुए हमने उन फैक्टर्स को कांस्टेंट माना था, अनचेंज माना था, कि वो फैक्टर्स जो हैं वो अनचेंज्ड हैं, वो कांस्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनके इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक एक करके उस फैक्टर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स के, जो गुड्स को बनाते हैं और जो गुड्स को बेचते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो गई। फ़र्ज़ करें कि बेवरेज इंडस्ट्री जो होती है, हमारी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री होती है, उसमें जो सेलर्स थे वो सिर्फ दो थे, एक पेप्सी और एक कोका कोला। अब उसमें एक सेलर का इजाफा हो गया, एक और ऐसा प्रोड्यूसर आ गया जो बेवरेज इंडस्ट्री में मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और उसको मार्केट में बेच रहा है। कंज्यूमर्स के लिए क्या बना रहा है वो, और कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करके। तो इससे क्या देखा हमने कि पहले दो सेलर्स थे, अब सेलर्स कितने हो गए मार्केट में? 3 सेलर्स हो गए। जब 3 सेलर्स हो गए तो सप्लाई की ऑटोमेटिकली जो यूज़ थी वो ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा होने लगी। प्रोड्यूसर जो थे वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आ गए और ज़्यादा सप्लाई बढ़ने लगी। तो जब सप्लाई बढ़ गई तो हमने इससे क्या देखा कि जब जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते रहेंगे तो सप्लाई आपकी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। इसी तरीके से अगर 2 से 1 सेलर हो जाता, सेलर पहले 2 था अब सेलर 1 हो गया, तो आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने इधर क्या रिलेशन जनरेट करा कि नंबर ऑफ सप्लायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स जो होंगे अगर वो इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि सेलर्स का सप्लाई के साथ कौन सा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। जिस जिस तरीके से सेलर्स बढ़ते रहेंगे सप्लाई आपकी बढ़ती रहेगी, अगर सेलर्स कम हो जाते हैं तो सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप जनरेट कर लिया कि सप्लाई पे सेलर का क्या ताल्लुक है। उसके बाद हम बात करने जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इस बारे में कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। कोई भी गुड्स को जब सेलर प्रोड्यूस करता है तो उसके पीछे पूरी कॉस्ट होती है, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, उसमें आपके फिक्स ओवरहेड्स आ जाते हैं, उसके अलावा फिक्स कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो अगर वो कॉस्ट जो है वो वेरी कर जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पहले किसी चीज़ को प्रोड्यूसर जो है वो परचेज कर रहा था 100 रुपये में, अब वो उसी चीज़ को 120 रुपये में प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 120 रुपये में किसी चीज़ को ख़रीद रहा है तो आफ्टर प्रोडक्शन उसको सेल 80 रुपये में कर रहा है और बाद में उसको 100 रुपये में कर देगा। इस तरीके से वो अपनी कॉस्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, सेलर क्या करेगा? फर्स्ट करें, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपये थी, आफ्टर इंक्रीज कॉस्ट हो गई 120, और जो प्रॉफिट था वो उसका 80 था पहले, और फिर भी वो 80 ही रहा। क्योंकि इस तरीके से वो हर दफ़ा कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट अपना नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसको देखना पड़ता है कि प्रॉफिट अचानक से वो नहीं बढ़ा सकता। तो जब वो नहीं बढ़ा सकता तो इससे क्या होता है कि उसकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे थे तो हमने ये बात डिटेल में पढ़ी थी कि जब जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा ज़राए होते हैं। वो क्या करता है कि प्राइस बढ़ जाती है तो वो अपना प्रॉफिट को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, बढ़ा देता है और उस चीज़ की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। तो जब यहाँ पर हमने देखा कि जब उसका प्रॉफिट ही कम हो गया तो वो क्यों सप्लाई करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में? तो अल्टीमेटली क्या होगा इसका इम्पैक्ट कि उसकी सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो जिस तरीके से नंबर ऑफ सेलर्स के बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई थी, यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसकी कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, तो उसकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा, कम लेवल पे आ जाएगा, इसलिए वो उसकी सप्लाई को क्या करेगा, सप्लाई को वो कम कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या रिलेशन जनरेट करा कि अगर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि नेगेटिव रिलेशन है, जब जब कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर किसी की, तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव रिलेशन है आपस में। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, डेट्स वाई उसकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। अब हम बात करते हैं इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को। सबसे पहले समझते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसमें आ रहा होता है जीएसटी आ रहा होता है। वो क्या होता है, जनरल सेल्स टैक्स। ये वो टैक्सेस होते हैं जो जब हम परचेज के वक्त पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस अलग चीज होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग चीज होती है। इसको वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी तब हम डिस्कस करेंगे और सब्सिडीज को भी डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जैसे कि हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि हमारे जनरल सेल्स टैक्स होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं। तो ये वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली नहीं दे रहे होते। वो पहले हम किसी दुकानदार को पे करते हैं, फिर दुकानदार उसको गवर्नमेंट में या रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे हमारी एफबीआर है, एसआरबीज है, उसको पे करता है। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम दोबारा रिपीट करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते। हम पहले किसको देते हैं, दुकानदार को देते हैं, जहां से हम चीज को खरीदते हैं हम उसको वो टैक्स देते हैं। जैसे कि जीएसटी आजकल हमारी 17% चल रही है, ये हम सबको पता होगा कि 17% जीएसटी चल रही है। तो वो जब हम भी कोई भी चीज खरीदते हैं उसके पीछे लिखा होता है भाई जीएसटी इस पे 17% है। तो अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का लेवल बढ़ा देता है, 17% से 18% कर दिए, या इंपोर्ट ड्यूटीज को उसने बढ़ा दिया, अगर वो ये चीजें बढ़ा देता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उस पर इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है। वो क्या करता है, उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बहुत सारी कॉस्ट में आपकी टैक्सेस की कॉस्ट को भी उसको देखना होता है, ताकि वो अपना प्रॉफिट उसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। उसको दिमाग में रख के अपने प्रॉफिट को डिसाइड कर सके कि उसको किस अमाउंट में उस चीज को बेचना है कि उसका प्रॉफिट ड्राइव हो सके। तो जब अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है तो अल्टीमेटली क्या करता है सप्लायर उसकी क्वांटिटी को कम सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वही बात मैं दोबारा बोलूंगा कि उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। उसका प्रॉफिट कम हो जाता है तो उसका सप्लाई को वो डिक्रीज कर देता है। तो यही बात हुई। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, अगर गवर्नमेंट इंपोज करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वही नेगेटिव इंपैक्ट सप्लाई पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्सिडी की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्सिडी भी एक। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने यहां देख लिया, अब सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी क्या चीज होती है? सब्सिडी ऐसी होती है जिसकी प्राइसेस को गवर्नमेंट बैक करती है। फर्ज करें कि फ्यूल की प्राइस है 150 रुपीज है, मगर आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो फ्यूल के सप्लायर्स होते हैं उनको क्या बोलती है कि आप 120 रुपए में फ्यूल को सप्लाई करो, जो 30 रुपए वाला डिफरेंस है वो हम आपको पे करेंगे। आप मार्केट से वो पैसा नहीं लोगे, आपका वो प्रॉफिट तो है बट वो कंज्यूमर उसको पे नहीं करेगा। उसको कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। मतलब उसको कौन बर्दाश्त कर रहा है? गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है उस पैसों को कि इसको हम बर्दाश्त करेंगे, इस 30 रुपए को। आप 120 रुपए में मार्केट में वो फ्यूल दो और हम आपको वो 30 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम आपको पे करेंगे। तो सब्सिडीज वो होती है, वो पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है, अपने जो बैक करती है सप्लायर्स को कि आप गुड्स को प्रोड्यूस करो, जितनी भी कॉस्ट आ रही है अपना प्रॉफिट उसी हिसाब से रखो, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम आपको देंगे। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं, जब गवर्नमेंट ने किसी चीज की प्रोडक्शन को बैक करा और कहा कि हम उस चीज की प्राइस को पे करेंगे आपको, आप
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, तो सप्लायर्स का इससे कोई ताल्लुक रहा नहीं। सप्लायर्स को अपने पूरे पैसे मिल रहे हैं जितने वो पैसे चाह रहा था। जब उसको पूरे पैसे मिल रहे हैं तो उसको सप्लाई करने में कोई मसला नहीं आ रहा। वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो जब पूरा प्रॉफिट मिल रहा है 30 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा था कि भाई प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट को सप्लायर्स क्या कहेगा, मैक्सिमम लिमिट तक मैक्सिमाइज करेगा, ज्यादा हद तक लेके जाएगा। तो यहां पर उसके प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा, इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, सब्सिडी बढ़ रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। क्या बात करी मैंने कि अगर सब्सिडी बढ़ती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको हमने यहां डिस्कस कर लिया, सब्सिडी को डिस्कस कर लिया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेगेटिव रिलेशन था और सब्सिडी में पॉजिटिव रिलेशन था, तो इस चीज को भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, सब्सिडी को। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तब भी डिटेल में डिस्कस करा था। इसमें दो बातें आ गई थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए थे और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ गए थे। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने क्या बताया था आपको मैंने ये बात बताई थी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के बदले में दूसरा यूज हो जाता है, जैसे कोक और पेप्सी की एग्जांपल दी थी। यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि एक सप्लायर है, वो दो एक जैसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक वो कलर प्रिंटर भी बना रहा है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी बना रहा है। तो वो जब देखता है कि यार ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की डिमांड जो है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की प्राइस बढ़ रही है, जब उसकी प्राइस बढ़ रही है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा प्रोड्यूसर। जब उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा प्रोड्यूसर, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की सप्लाई को जब वो बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी सारी फोर्सेस, जो सारे रिसोर्सेस हैं, वो कहां लग जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में लग जाएंगे। जब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की तरफ लग जाएंगे तो जो उसका कलर प्रिंटर है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं अपनी, जिसको वो यूटिलाइज करना चाहता है। तो जब उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ज्यादा सप्लाई होगा तो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो वहां से वहां डाइवर्ट हो जाएंगे सारे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में, और उसका कलर प्रिंटर जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इससे हमने क्या देखा कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ प्राइस, तो अगले सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या जनरेट करा हमने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। मैंने यही बात आपको बताई कि एक की सप्लाई बढ़ने से उसके सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाएंगे, उस तरफ मूव हो जाएंगे, इसलिए उसकी जो दूसरी चीज की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। हमने सब रिलेटेड गुड्स पे जब हम बात कर रहे थे डिमांड पे, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी बात कर रहे थे कि ऐसे गुड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं जिसको, जो एक साथ यूज होते हैं, जिसमें हमने कार एंड फ्यूल की एग्जांपल दी थी। बट अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कार एंड फ्यूल की, अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा कि फ्यूल की प्राइस भी अल्टीमेटली प्रोड्यूसर बढ़ा देगा और उसकी सप्लाई भी बढ़ा देगा। कैसे? कि हमने क्या बात करी कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जब कार की प्राइस बढ़ गई तो उसके साथ क्या यूज हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, उसको कोई अकेला यूज नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं है विदाउट फ्यूल कार को चला रहा है, जब वो कार को एक फ्यूल के साथ चलाएगा तो कार की प्राइस बढ़ने से फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम बात करेंगे तो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या बात करी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या बात करी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सप्लाई का जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव रिलेशन होगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में सप्लाई का रिलेशन नेगेटिव होगा, जिसमें हमने प्रिंटर की एग्जांपल को डिस्कस कर लिया, और यहां पर हमने कार एंड फ्यूल की अनदर वही एग्जांपल जो हमने डिमांड पढ़ते हुए ली थी। अब लास्ट चीज हम बात करने जा रहे हैं सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशन। जैसा कि हमने बात करी थी डिमांड में भी कि कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फ्यूचर बातें होती हैं कि यार बुरहान आने वाला है या कुछ भी आना, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही होती है। जब डिमांड बढ़ रही होती है तो
डिमांड, जब प्राइस बढ़ रही होती है तो क्या होगा, फिर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये बात करी थी डिमांड्स में कि एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा कर देता है कि लोग उसकी प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो लॉ के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से सप्लायर्स भी क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बात कर रहा है कि उसकी सप्लाई भी वो बढ़ा देगा, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएगा। जब वो देखेगा कि प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ा देगा। डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है इन फ्यूचर कि वो किस तरीके से काम करेगा और उसकी प्राइस के बढ़ने से उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करा, नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स में सप्लायर्स का ताल्लुक डायरेक्ट रिलेशन था। अगर नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है। फिर हमने बात करी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्यों कम हो जाएगी ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए उसकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट कर जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमने बात करी इंपोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते थे ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि वो टैक्सेस जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हम, वो पहले किसी दुकानदार को, किसी शॉपकीपर्स को देते हैं जहाँ से हम चीज़ को खरीदते हैं और फिर वो गवर्नमेंट तक पहुँचता है। तो जब जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट उसकी इम्पोज करेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगी, तो आपकी क्या होगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने सब्सिडी को डिटेल में डिस्कस करा कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी वो प्राइजेस होती हैं कि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती है, गवर्नमेंट जो है अपने एंड पे लेती है, बैक करती है जिसकी प्राइजेस को, तो वो सब्सिडीज़ होती हैं। और अगर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको अपना पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बात करी, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिस्कस करा कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक तरफ सप्लाई ज़्यादा होगी तो दूसरी तरफ सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सारे रिसोर्सेज वहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे, वहाँ मूव कर जाएंगे। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी कि वो ऐसे स्टॉक होते, वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो एक साथ यूज़ होती हैं। इसमें हमने कार और फ्यूल की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया कि भाई कि अगर कार की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, इसी तरीके से फ्यूल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन थे। उसके बाद लास्ट हमने सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशंस बात करी कि सप्लायर्स की कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो वो क्या करते हैं कि अभी प्राइसेस, ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट की उसको पता चले कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो वो क्या करते हैं कि अभी ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देते हैं ताकि अपना प्रॉफिट को क्या करें, मिनिमाइज कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जैसे कि हमने हर चीज़ को डिमांड कर्व में पहले पढ़ा था, अब हम सप्लाई के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट कब होती है और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कब होती है। उसके बाद इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इक्विलिब्रियम में कब आती है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जब सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।